हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो अब हम लोग अभी टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल में हम लोग क्या कुछ टॉपिक जो ऐसा कुछ पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब जैसे हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की, कई पॉइंट हम लोगों ने कई टॉपिक डिस्कस किया, कई छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस किए कि उसका मतलब क्या होता है, क्या वाटर रिफ्लेंट होता है, वाटर प्रूफ क्या होता है, तो सारी चीज़ें इस तरीके से, बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो और हमने क्या देखा, नेचुरल डाई, सस्टेनेबल सप्लाई चेन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसी में ये इस जैसे जो हम लोग पॉइंट ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज लास्ट है। और उसके बाद क्या है, हम लोग जो टेक्सटाइल में पढ़ेंगे वो कंटिन्यू करेंगे जो हमारे सिलेबस में। ये देखिए, ये सब भी हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जो समझने लायक है। क्या बस एक बार आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके माइंड में 1-2 बार, 3 बार, 4 बार आप इसको देख लेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे कि इसको एक क्वेश्चन के थ्रू, मतलब जैसे इसको एक प्रैक्टिस सेट के थ्रू हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन। अब ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन क्या होता है कि मतलब निर्माण प्रक्रियाएं, ऐसा निर्माण प्रक्रियाएं कि जो कि क्या हो कि एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब कि जिससे मतलब इस तरीके से निर्माण करें जिससे क्या हो कि हमारी कम, मतलब उसमें कम ऊर्जा की खपत हो। तो एनर्जी एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट और क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब इसका क्या है, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन, निर्माण प्रक्रियाएं जो कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं और कार्बन उत्सर्जन को क्या करती हैं, कम करती हैं। मतलब इस तरीके से हम निर्माण करें कि उससे हमारी ऊर्जा जो कम ऊर्जा लगे। तो निर्माण प्रक्रियाएं जो कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, क्या करती हैं कि निर्माण ऊर्जा जो कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं, उपयोग करती हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, और कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं। तो ये निर्माण प्रक्रियाएं जो क्या है, जो कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं और क्या करती हैं, कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं, यही क्या कहलाता है कि एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं क्या, हमने क्या देखा कि एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्शन, निर्माण प्रक्रियाएं जो हमारी ऊर्जा को क्या करती हैं, ऊर्जा की खपत को कम करती हैं और क्या करती हैं, कार्बन उत्सर्जन को भी ये कम करती हैं। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे कि वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज। ये क्या होता है, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। तो ये वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज क्या होता है, इसको देखते हैं कि ऐसे टेक्नोलॉजी जो क्या करते हैं, वाटर सेविंग यानी पानी की खपत को कम करते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी जो क्या करते हैं, जो पानी की खपत को क्या करते हैं, कम करते हैं। अच्छा, ये क्या हो गया, वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, कार्बन
कार्बन न्यूट्रल। तो देखिए कार्बन न्यूट्रल होता क्या है। कार्बन न्यूट्रल ये होता है कि जो कार्बन उत्सर्जन को ऑफसेट करके नेट ज़ीरो पदचिह्न प्राप्त करती हैं। ये क्या होता है कि कार्बन को मतलब बिल्कुल ही समाप्त कर देती हैं ये। तो ये क्या होता है कि प्रथाएं जो कार्बन उत्सर्जन को शिट करके पदचिह्न प्राप्त करती हैं। तो ये क्या हो गया कि कार्बन न्यूट्रल हो गया। अब देखते हैं अपसाइकल्ड टेक्सटाइल। अपसाइकल्ड ये क्या हो गया कि अपसाइकल्ड क्या टेक्सटाइल। तो अपसाइकल टेक्सटाइल क्या हो गया कि वस्त्र जो पुनः प्रयुक्त या रिसाइकल्ड सामग्रियों से बने होते हैं। मतलब ये क्या होता है कि जो मतलब रिसाइकल्ड सामग्रियाँ होती हैं जो एक बार प्रयोग कर दिया जाता है फिर पुनः उनको फिर से इस लायक बनाया जाता है या तो फिर से उन मतलब जो निर्माण हो चुके होते हैं उनका यूज़ भी हो चुका होता है फिर उन्हें पुनः रिसाइकल करके फिर से बनाया जाता है या प्रयोग किया जाता है। वही क्या कहलाता है अपसाइकल्ड टेक्सटाइल। तो ये क्या है वस्त्र जो पुनः प्रयुक्त करके या रिसाइकल्ड सामग्रियों से बने होते हैं। रिसाइकल्ड सामग्रियों से बने होते हैं। यही क्या कहलाते हैं अपसाइकल्ड क्या टेक्सटाइल। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। क्या होता है सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है एक आर्थिक प्रणाली। ये क्या है एक आर्थिक प्रणाली। ये क्या है एक आर्थिक प्रणाली जो पुनः उपयोग पुनर्नवीनीकरण और क्या पुनर्नवीनीकरण और संसाधनों को एक बंद सर्कल में बनाए रखने पर केंद्रित करती हैं। बंद सर्कल में बनाए रखने पर केंद्रित करती हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक आर्थिक प्रणाली मतलब ये क्या है कि एक आर्थिक प्रणाली है जो पुनः उपयोग नवीनीकरण यानी जैसे कि आपके पास अगर पैसे हैं ना तो आपने क्या हुआ कि आपने एक छोटा मोटा बिजनेस किया ठीक। उसके बाद क्या है कि वो जो पैसे प्राप्त हुए आपने उससे कुछ दूसरा बिजनेस किया ना मतलब या तो आपने उसका उपयोग कहीं और लगाया और ऐसी जगह लगाया कि हमारा जो है बिजनेस जो है या तो हम जहाँ पैसा आने का जो साधन था वो और ज़्यादा हो गया ना। फिर उसके बाद क्या है कि वहाँ से जो मिले तो हमने क्या उसका उपयोग दूसरी जगह पर किया कि उससे क्या है कि हमारा मतलब और भी मतलब अच्छा
सुख सुविधाएं और भी प्राप्त हों। तो ये क्या है कि जो पुनः उपयोग, नवीनीकरण और संसाधनों को एक बंद सर्कल में, मतलब क्या है कि ये बंद सर्कल है, हमने कोई शुरू किया कुछ ऐसा आर्थिक मतलब पैसे आने का कुछ ऐसा जरिया माध्यम, फिर वहाँ से हमने दूसरा फिर ऐसे कुछ लगाया वहाँ पर, वहाँ से भी कुछ हमको मतलब बेनिफिट प्राप्त हुआ, तो फिर हमने उसका उपयोग दूसरी जगह पे किया। तो ये क्या है, एक बंद सर्कल में ये घूम रहा है। तो यही क्या है, पुनर्नवीनीकरण और संसाधनों को एक बंद सर्कल में बनाए रखने पर क्या करता है, केंद्रित करता है। अब आगे क्या देखते हैं कि ये क्या हो गया, सर्कुलर इकोनॉमी। अब हम लोग देखेंगे फेयर ट्रेड टेक्सटाइल। ये फेयर ट्रेड टेक्सटाइल क्या होता है, इसको देखते हैं। फेयर ट्रेड टेक्सटाइल। तो देखिए फेयर ट्रेड टेक्सटाइल क्या होता है कि ये क्या है, ये एक मानक निर्धारित करता है ना। टेक्सटाइल वस्त्र जो ये क्या होते हैं कि फेयर ट्रेड मानकों द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये क्या है कि वस्त्र जो फेयर ट्रेड मानकों के तहत उत्पादित होते हैं, वस्त्र जो किसके द्वारा, फेयर ट्रेड मानकों के तहत वस्त्र जो फेयर ट्रेड मानकों के तहत उत्पादित होते हैं क्या होते हैं कि इसके द्वारा उत्पादित होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नैतिक श्रम प्रथाएं और उचित वेतन प्रदान किया जाए, कि नैतिक श्रम प्रथाएं और उचित वेतन प्रदान किया जाए। मतलब कि जो जितना श्रम कर रहा है उसी हिसाब से उसको एक उचित वेतन प्रदान किया जाए, और ये एक मानक निर्धारित है ना। तो वस्त्र जो फेयर ट्रेड मानकों के तहत उत्पादित होते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि नैतिक श्रम प्रथाएं और उचित वेतन क्या किया जाए, कि उचित वेतन प्रदान किया जाए। अब आगे क्या देखते हैं, कैलेंडरिंग। तो ये कैलेंडरिंग क्या है, कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग क्या है, इसको देखते हैं कि एक परिष्कृत प्रक्रिया जिसमें कपड़े को गर्म रोलर्स के माध्यम से क्या करते हैं कि उसको मतलब प्रेस करते हैं। तो या आप बोलिए जो आयरन किया जाता है उसी को बोलते हैं कैलेंडरिंग। एक यांत्रिक परिसज्जा है ना। तो मतलब कपड़े में ये क्या किया जाता है, कपड़े में चमक बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। तो कैलेंडरिंग क्या है कि एक, आप इसको लिख सकते हैं, एक यह यांत्रिक परिसज्जा है। कैसी परिसज्जा है, यांत्रिक परिसज्जा, यह यांत्रिक परिसज्जा है ना। तो इसमें क्या है, ये यांत्रिक परिसज्जा एक परिष्करण और इसके माध्यम से कपड़े को गर्म रोलर्स के या इसमें इसको ऐसे लिखते हैं कि इसमें कपड़े को गर्म रोलर्स के माध्यम से क्या किया जाता है, गर्म रोलर्स के माध्यम से प्रेस किया जाता है, माध्यम से प्रेस किया जाता है, और इससे कपड़े को चिकना और चमकदार बनाया जाता है। इससे क्या किया जाता है, इससे कपड़े को चिकना और
चमकदार बनाया जाता है। तो आप लोग ये समझते ही होंगे, जैसे घर में अगर आप आयरन करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, कपड़ा जो होता है वो बिल्कुल शाइन देने लगता है ना, और बिल्कुल चिकना लगने लगता है। तो यही क्या है, ये जब जहाँ ये कपड़े बनते हैं तो वहाँ पर कैलेंडरिंग होती है। तो वही जब कैलेंडरिंग होती है ना, तो उसी को बोलते हैं कि मतलब एक बड़े रोलर के माध्यम से होता है। तो ये क्या होता है कि ये क्या है, कैसी परिसज्जा है, ये देखिए पूछा जा सकता है कि यह एक यांत्रिक परिसज्जा है। इसमें कपड़े को गर्म रोलर्स के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है। इससे कपड़े को चिकना और क्या किया जाता है, चमकदार बनाया जाता है। अब आगे क्या देखते हैं, मर्सराइजेशन। अब ये जो मर्सराइजेशन है ना, ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। मर्सराइजेशन भी एक क्या है, एक प्रकार की परिसज्जा है। मर्सराइजेशन जो है वो भी एक प्रकार की परिसज्जा है। अभी आप देखेंगे तो मर्सराइजेशन हो गया, कैलेंडरिंग हो गया, सेंफोराइजेशन हो गया, सारी चीज़ें क्या है, एक परिसज्जा है ना। तो ये मर्सराइजेशन क्या है, मर्सराइजेशन तो मर्सराइजेशन क्या है, ये क्या है, यह एक परिसज्जा है। और ये किस पर किया जाता है, किस कपड़े पर, तो देखिए ये भी क्वेश्चन आता है। यह सूती कपड़े पर, जो कॉटन का कपड़ा है उस पर किया जाता है। तो यह क्या है, मर्सराइजेशन कि यह एक परिसज्जा है, जो किस पर किया जाता है, जो सूती कपड़े पर किया जाता है, सूती कपड़े पर किया जाता है। तो मर्सराइजेशन एक प्रकार की परिसज्जा है जो किस पर किया जाता है, सूती कपड़े पर किया जाता है। और ये क्या करता है, जिससे इसकी कपड़े की क्या होती है, मजबूती और चमक जो होती है, मजबूती, चमक और रंग अवशोषण को ये क्या करता है, बढ़ाता है। तो यह मर्सराइजेशन करने से कपड़े की क्या बढ़ती है, कपड़े की मजबूती बढ़ती है। और क्या बढ़ती है, मजबूती, इसकी चमक भी बढ़ती है ना। और क्या बढ़ती है, रंग अवशोषण की क्षमता भी बढ़ती है, रंग अवशोषण को बढ़ाता है। यही क्या कहलाता है, यही मर्सराइजेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं, सेंफोराइजेशन। सेंफोराइजेशन क्या है, ये सेंफोराइजेशन तो सेंफोराइजेशन क्या होता है, इसको हम समझते हैं कि एक पूर्व सिकुड़न प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, एक पूर्व सिकुड़न प्रक्रिया है। तो ये सेंफोराइजेशन एक पूर्व सिकुड़न प्रक्रिया है जो धुलाई के दौरान कपड़े के सिकुड़न को क्या करती है, सिकुड़न को कम करती है। बात किया जाए ये किसके लिए है, तो यह जो है यह सूती पर की जाती है, सूती कपड़े पर की जाती है, कपड़े पर की जाती है। और बात करते हैं कि अगर मर्सराइजेशन किस पर किया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, मर्सराइजेशन जो है वो भी कॉटन कपड़े पर होता है। बात करते हैं किसकी सेंफोराइजेशन की, तो ये भी किस पे किया जाता है, यह भी जो है सूती कपड़े पर किया जाता है। और एक पूर्व सिकुड़न की प्रक्रिया होती है जो कपड़े को किस समय धुलाई किस दौरान ही कपड़े पर किया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, मर्सराइजेशन हो गया, सेंफोराइजेशन हो गया। अब हम लोग क्या देखते हैं, वाटर रिपेलेंट। तो वाटर रिपेलेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब एक परिष्करण उपचार जो कपड़े को पानी के प्रवेश के प्रति क्या बनाता है, प्रतिरोध बनाता है।
वाटर रिपेलेंट ना। तो वाटर रिपेलेंट होता क्या है, एक परिष्करण उपचार, यानी ये भी क्या है, एक प्रकार की परिचर्या है। तो एक परिष्करण उपचार, वाटर रिपेलेंट एक परिष्करण उपचार जो कपड़े को क्या करती है, पानी के प्रवेश के प्रति प्रतिरोध बनाता है, पानी के प्रवेश के प्रति प्रतिरोध बनाता है, यही क्या कहलाता है, यही वाटर रिपेलेंट कहलाता है। ये देखिए, ये हो गया वाटर रिपेलेंट। अब बात करते हैं किसकी, ये वाटर रिपेलेंट हो गया। अब देखते हैं एंटी रिंकल, एंटी रिंकल। ये एंटी रिंकल क्या होता है, जो मतलब एंटी रिंकल क्या होते हैं, जो कपड़े पर झुर्रियाँ पड़ने से उन्हें रोकती हैं। ये क्या है, ये भी एक परिष्करण उपचार है, एक परिष्करण उपचार है, जो क्या परिष्करण उपचार है, जो कपड़ों में झुर्रियों को क्या करके, जो झुर्रियों को कम कर देता है या उन्हें रोकता है, या उन्हें रोकता है। यही क्या कहलाता है, यही जो है, यही एंटी रिंकल कहलाता है। एंटी रिंकल एक परिष्करण उपचार जो कपड़ों में झुर्रियों को कम कर देता है और उन्हें क्या करता है, रोकता है, यही एंटी रिंकल कहलाता है। अब बात करते क्या है कि ये एंटी रिंकल हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सॉफ्टनिंग की। सॉफ्टनिंग, ये सॉफ्टनिंग क्या है, एक परिष्करण प्रक्रिया जो कपड़े को नरम और छूने में अधिक आरामदायक जो होती है, आरामदायक बनाती है। तो ये भी एक परिचर्या है, एक परिचर्या जो कपड़े को छूने में मुलायम, जो कपड़े को छूने में क्या करती है कि मुलायम और अधिक आरामदायक बनाती है, आरामदायक बनाती है। तो ये क्या कहलाता है, ये सॉफ्टनिंग कहलाता है। अब ये सॉफ्टनिंग हो गया। अब आगे क्या देखते हैं, क्या कि फ्लेम रिटार्डेंट, ये क्या होता है, फ्लेम रिटार्डेंट, फ्लेम रिटार्डेंट। तो ये फ्लेम रिटार्डेंट क्या हो गया कि ये कपड़े को जलने और आग पकड़ने के प्रति क्या बनाता है कि के प्रति प्रतिरोध बनाता है, कपड़े को जलने। तो फ्लेम रिटार्डेंट ये भी एक परिचर्या है और कपड़े को जलने और प्रतिरोध बनाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये फ्लेम रिटार्डेंट हो गया ना, कपड़े को जलने और आग पकड़ने के प्रति प्रतिरोध बनाता है। अब आगे क्या देखते हैं कि ये फ्लेम रिटार्डेंट हो गया ना। अब आगे क्या देखते हैं कि एंटी माइक्रोबियल,
माइक्रोवियल। अब ये एंटी माइक्रोवियल क्या हो गया, इसको देखते हैं कि जो ये क्या होता है, कपड़े पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है ना। या तो सूक्ष्म जीव लगे, अगर सूक्ष्म जीव क्या होते हैं उसमें लगे रहते तो उसको क्या करता है कि मार देता है, या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करता है कि रोकता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक परिचर्या है ना। तो ये क्या है कि एक ये कपड़े पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है ना, एंटी माइक्रोवियल। अब आगे क्या देखते हैं कि साइजिंग। तो साइजिंग क्या हो गया, साइजिंग होती है कि ये कपड़े पर स्टार्च और कृत्रिम रेजिन लागू कर मतलब ये क्या है, एक परिष्कृत है ना, एक क्या है, एक परिष्करण प्रक्रिया कि जिसमें कपड़े पर क्या है, एक परिष्करण प्रक्रिया जिसमें कपड़े पर क्या किया जाता है कि स्टार्च या तो एक परिष्करण प्रक्रिया जिसमें कपड़े पर क्या किया जाता है, कपड़े पर स्टार्च और या कृत्रिम रेजिन लागू करके या कृत्रिम रेजिन लागू की जाती है या लागू की जाती है ताकि इसकी कठोरता और अस्थायित्व ताकि इसकी कठोरता और अस्थायित्व में सुधार हो सके। या अर्थात कपड़े में कठोरता लाने के लिए ये साइजिंग की प्रक्रिया की जाती है ना। अब आगे क्या देखते हैं कि ब्लीचिंग क्या है, एक रासायनिक एजेंट का प्रयोग करके कपड़े में क्या करते कि जो मतलब प्रयोग करके कपड़े के रंग, अगर कोई कलर लग गया है तो उसको हटाने की मतलब एक प्रक्रिया है ना, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कपड़े पर अगर कोई मतलब रंग को हटाने का एक तरीका है। तो ब्लीचिंग क्या है, ब्लीचिंग एक रासायनिक प्रक्रिया जो रासायनिक एजेंट का प्रयोग करके रासायनिक एजेंट का उपयोग करके रंग को हटा देती है या कपड़े को क्या करती है, कपड़े को सफ़ेद करती है। कपड़े को तो ये क्या कहलाती है, ब्लीचिंग की प्रक्रिया कहलाती है। हमने क्या देखा, हमने एंटी माइक्रोवियल, साइजिंग और ब्लीचिंग देखा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि डाई फिक्सेशन। तो डाई फिक्सेशन क्या होता है, देखिए डाई फिक्सेशन में क्या करती है, ये कलर को जो कपड़े पर रंग मतलब कलर चढ़ाए जाते हैं उनको फिक्स करने का काम करती है। डाई फिक्सेशन क्या है, डाई फिक्सेशन
तो डाई फिक्सेशन होता क्या है, ये क्या होता है, ये प्रक्रिया जो रंग को कपड़े में क्या करती है, फिक्स करती है, रंग को कपड़े में फिक्स करती है। यह रंग को कपड़े में फिक्स करती है ताकि रंग की स्थिरता में सुधार हो सके और क्या हो कि रंग फीका ना हो, ताकि रंग की स्थिरता में सुधार हो सके, रंग फीका ना हो, यही क्या कहलाता है, डाई फिक्सेशन। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, क्या एंटी स्टैटिक तो एंटी स्टैटिक क्या होता है, इसको देखते हैं। ये क्या होता है, एक परिष्करण उपचार जो कपड़े में स्थिर कपड़े में क्या करता है कि कपड़े में स्थिर इलेक्ट्रिसिटी कम करती है या समाप्त करती है। अब देखिए ये क्या होता है, ये एंटी स्टैटिक्स, हमने डाई फिक्सेशन की बात की कि क्या करता है कि जैसे कोई भी कपड़े पर, जैसे यही है कि इस पर अगर ये क्या पहले येलो कलर का था, नहीं, तो इस पर क्या किया गया, जब येलो कलर चढ़ाया गया तो डाई फिक्सेशन की गई कि जिससे इसका रंग जो है वो रंग फीका ना पड़े। अब बात करते हैं किसकी, एंटी स्टैटिक्स की। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जो ब्लैंकेट या स्वेटर वगैरह होते हैं ना, कुछ कपड़े होते हैं, उनको जब ऐसे खींचिए या तो ऐसे उठाइए एकाएक, तो उसमें से चिंगारी निकलती है ना, जो चिंगारी निकलती है वही क्या होता है, एंटी स्टैटिक्स, एक परिष्करण उपचार जो कपड़े में स्थिर इलेक्ट्रिसिटी होती है उसी को कम करते हैं या समाप्त करती है, यही क्या कहलाती है, एंटी स्टैटिक्स ना। किस पे, ब्लैंकेट पे आप देखेंगे, कपड़े में चिंगारी में, ये मतलब कपड़े पर आप देखेंगे, कभी कभी आप इस तरीके से आप देखेंगे ना, तो ब्लैंकेट या स्वेटर वगैरह पर भी आप ऐसे उठाएंगे या एकाएक मतलब 2-4 स्वेटर ऐसे अलग अलग करेंगे तो उनको क्या होगा कि जैसे चिंगारी की तरह दिखेगी, तो यही क्या कहलाता है, यही एंटी स्टैटिक हो गया। अब आगे क्या देखते हैं, एम्ब्रॉयड फिनिश। एम्ब्रॉयड फिनिश। अब ये एम्ब्रॉयड फिनिश होता क्या है कि एक परिष्करण तकनीक जिसमें क्या कपड़े पर सजावटी सिलाई जोड़ी जाती है। इसमें क्या कहता है, इसमें कपड़े पर सजावटी सिलाई जोड़ी जाती है। तो मतलब एक तरीके से आप एम्ब्रॉयड फिनिश की बात करते हैं तो कपड़े पर क्या होती है, कुछ सजावट की मतलब जो डेकोरेट वगैरह किया जाता है, कुछ सजावट की जाती है, उस पर जो डिज़ाइन बनाया जाता है वही क्या कहलाता है कि एम्ब्रॉयड फिनिश, जिससे कपड़े पर सजावटी सिलाई क्या होती है, जोड़ी जाती है। अब ग्लेजिंग देखते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं कि ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लेजिंग, अब ये ग्लेजिंग क्या है, ये जो क्या होता है कपड़े पर चमक को बढ़ाती है। तो इस तरीके से जैसे इसको मिलान करने के लिए आ सकता है, एक तरफ सनफोराइजिंग, मर्सराइजेशन और ग्लेजिंग,
साइजिंग ना, एंटी स्टैटिक इस तरीके से लिख दिया जाएगा। दूसरी तरफ ऊपर नीचे की चमक बढ़ाते हैं, एंटी स्टैटिक्स की मतलब क्या करते हैं कि जो चिंगारी को, जो कपड़े से चिंगारी निकलती है उसको समाप्त करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो इस तरीके से वो पूछा जा सकता है कि ये सूती कपड़े पे किया जाता है तो मर्सराइजेशन जो है वो सूती कपड़े पर किया जाता है। कपड़े पर दबाव डालकर या कपड़े को प्रेस करके क्या किया जाता है, कपड़े को प्रेस करके उसमें चमक बढ़ाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब इसी तरीके से मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए अभी तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी ये सामने क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान से इसको पढ़े होंगे तो मतलब 2 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आएंगे तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है कि एम्ब्रॉयड फिनिश कपड़े पर सजावटी सिलाई जोड़ी जाती है। ग्लेजिंग क्या है, ग्लेजिंग क्या है, ग्लेजिंग जो होता है ये क्या करती है, यह एक परिसज्जा है और क्या करती है, कपड़े पर चमक बढ़ाती है, कपड़े पर चमक बढ़ाती है। तो ये क्या हो गया कि ये ग्लेजिंग हो गया। अब हम लोग देखते हैं एंटी फंगल क्या होता है कि जो कपड़े पर फंगस की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। एंटी फंगल ये सब क्या है, ये सब एक परिसज्जा है ना। तो ये क्या है, एक परिसज्जा है जो कपड़े पर फंगस की वृद्धि को रोकते हैं। एंटी फंगल ये क्या है, एक परिसज्जा है जो कपड़े पर फंगस की वृद्धि को रोकते हैं। एक परिसज्जा है जो कपड़े पर फंगस की वृद्धि को रोकते हैं। यही क्या कहलाया, एंटी फंगल। अब बात करते हैं किसकी, ये एंटी फंगल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, हीट सेटिंग। तो हीट सेटिंग क्या हो गया, तो हीट सेटिंग। अब ये हीट सेटिंग क्या होती है कि यह प्रोसेस जो होता है ये किस पर की जाती है, ये जो हीट सेटिंग की प्रक्रिया होती है ये नायलॉन पर की जाती है। यह प्रोसेस नायलॉन पर क्या कहती है, नायलॉन पर की जाती है। तो हीट सेटिंग की प्रक्रिया, यह प्रोसेस नायलॉन पर की जाती है और क्या, जो गर्मी के माध्यम से कपड़ों के आकार को क्या करते हैं, शेप और साइज प्रदान करते हैं। जो गर्मी के माध्यम से कपड़े को शेप और साइज या शेप और साइज प्रदान करते हैं। तो देखिए यही पूछा जा सकता है ना कि हीट सेटिंग की प्रक्रिया किस पर की जाती है, क्या वूल पर की जाती है, लिनन पर की जाती है या रेयॉन पर की जाती है, मतलब कोई भी इस तरीके से नायलॉन पर की जाती है, किस पर की जाती है। तो आप क्या बताएंगे कि हीट सेटिंग की प्रक्रिया, यह प्रोसेस जो है नायलॉन पर की जाती है, जो क्या करता है कि गर्मी के माध्यम से कपड़े को शेप, मतलब एक शेप में ले आता है, एक साइज में ले आता है। तो ये क्या कहलाता है, हीट सेटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब आगे देखते हैं परमानेंटली प्रेस्ड। परमानेंटली प्रेस्ड परमानेंटली प्रेस्ड ये क्या होता है, तो ये क्या होता है कि कपड़े को धुलाई के बाद प्रेस करता है, जिससे क्या होती है कि झुर्रियाँ और सिकुड़न खत्म होती हैं। तो कपड़े को
धुलाई के बाद प्रेस किया जाता है, जिससे झुर्रियाँ सिकुड़न समाप्त होती हैं। तो ये क्या हो गया, परमानेंटली प्रेस्ड हो गया ना। अब आगे क्या देखते हैं, क्या, फोम फिनिशिंग। ये फोम फिनिशिंग क्या होता है? तो फोम फिनिशिंग क्या होता है, तो इसको देखते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कपड़ों पर फोम लगाया जाता है ताकि बनावट जो है वो प्रदान की जा सके। कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे कि जब आप मतलब फोम फिनिशिंग का मतलब होता है कि देखिए कपड़े पर ये लगाकर, फोम को लगाकर उनको मतलब एक शेप दे, मतलब फिनिश, मतलब क्या है कि फिनिशिंग दी जाती है ना, कि मतलब वो एक मतलब अच्छा लगे देखने में। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे क्या होता है कि जूड़ा वगैरह बनाने के लिए ना, तो ये क्या होता है कि फोम वाला आता है ना, कि इसको पफ वगैरह बनाने के लिए इस तरीके से लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद बाल इस तरीके से सेट कर दिया जाता है, तो मतलब एक शेप में लगता है। तो ठीक उसी प्रकार आप जानिए कि कपड़े में भी क्या किया जाता है, फोम का यूज़ किया जाता है, जिससे वो फिनिशिंग उसमें दिखे, वो एकदम बिल्कुल सही लगे। तो यही क्या कहलाता है कि फोम फिनिशिंग। क्या होता है कि यह प्रक्रिया जिसमें कपड़ों पर फोम लगाया जाता है, क्या होता है कि जिसमें कपड़ों पर फोम लगाया ना, कपड़ों पर फोम लगाया जाता है ताकि बनावट प्रदान की जा सके, या कुछ गुणों को जो है वो बढ़ाया जा सके, ताकि बनावट प्रदान की जा सके, प्रदान की जा सके। यही क्या कहलाता है, फोम फिनिशिंग कहलाता है। अब बात करते हैं क्या, परलाइज्ड फिनिश। परलाइज्ड फिनिश। तो परलाइज्ड फिनिश क्या होता है, ये होता है कि कपड़े को मोती जैसी रंग बदलती चमक देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि कपड़े को मोती जैसे जो रंग होते हैं वो बदलती हुई चमक देते हैं। एक तरीके से इसमें चमक प्रदान की जाती है, वो भी कैसा, मोती जैसी। ये जो मोती जैसे कपड़े होते हैं ना, उस पर जो मतलब आप ये समझिए कि जो परलाइज्ड यानी जो कपड़े पर स्टोन वगैरह लगाए गए होते हैं, उस पर ये किया जाता है। तो कपड़े को ये क्या करती है कि कपड़े को मोती जैसी रंग और चमक देती है। अब क्या होता है कि स्टोन वॉशिंग क्या होता है कि इसमें कपड़े को पत्थरों, एक प्रक्रिया जिसमें कपड़े को कपड़े को पत्थरों के साथ धोया जाता है ताकि एक पुराना विंटेज लुक दिया जा
सके। तो देखिए स्टोन वॉशिंग क्या है, अब इसको ध्यान समझिए। देखिए जो ये मतलब क्या है कि ये ऐसे कपड़े पर की जाती है ना कि जो जैसे आजकल आप चलन में देखते होंगे जो डैमेज कपड़े आते हैं ना, तो आप देखते होंगे वो जो है मतलब एक नॉर्मल कपड़ा बनाने में और एक डैमेज कपड़े बनाने में, जो नॉर्मल कपड़े बनाना होता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत किसमें लगते हैं, डैमेज कपड़े बनाने में। तो डैमेज कपड़े में क्या होता है, देखिए स्टोन से क्या किया जाता है, जो धागे होते हैं ना उनको रगड़ मतलब खूब रगड़ा जाता है। तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कहीं कहीं उसका कलर जो होता है वो डल लगता होगा, कहीं कहीं डार्क लगता होगा, कहीं कहीं डल लगता होगा, कहीं कहीं डार्क, इस तरीके से होता है। और तो मतलब इस तरीके से डैमेज करके वो बनाए जाते हैं और उसमें जो है ये मेहनत लगती है। और वो किसके द्वारा होता है, स्टोन वॉशिंग, एक प्रक्रिया जिसमें कपड़े को पत्थरों के साथ धोया जाता है। पत्थर के साथ क्या किया जाता है, इस कपड़े पर इस तरीके से रगड़ा जाता है कि ताकि एक पुराना विंटेज लुक दिया जा सके। कहीं कहीं वो पुराना देखने में लगे, कहीं कहीं उसका कलर डल हो जाए और कहीं कहीं क्या हो, वो कलर जो होता है उसका डार्क लगे। यही क्या कहलाता है, स्टोन वॉशिंग कहलाता है ना। तो ये किस पे किया जाता है, जो डैमेज कपड़े आजकल के आते हैं, आप लोग उन मतलब जो कपड़े होते हैं डैमेज कपड़े, आप उनको देखेंगे तो कहीं कहीं उसमें होता है ना, कहीं कहीं उसका जो धागा होता है वो डार्क लगता है, कहीं कहीं लाइट लगता है। तो वो किसके, स्टोन वॉशिंग की वजह से ऐसा होता है। अब आगे क्या देखते हैं कि ये स्टोन वॉशिंग हो गया। अब फोम पैडिंग, और इसमें हम लोगों ने देखा कि आप फोम वाले में ये फोम फिनिशिंग वही सेम है कि उभरा हुआ मतलब उभरा हुआ लुक दिखाने के लिए, बनावट देने के लिए, उभरा हुआ लुक दिखाने के लिए फोम पैडिंग, फोम वॉशिंग ये सब होता है, फोम फिनिशिंग ये सब होता है। अब आगे क्या देखते हैं, हाइड्रोफोबिक फिनिश। हाइड्रोफोबिक फिनिश, हाइड्रोफोबिक तो हाइड्रोफोबिक फिनिश क्या होता है, यह कपड़ा को पानी को जो क्या होता है, पानी को सोखने नहीं देता है। ये जिस पर किया जाता है ये एक प्रकार की परिसज्जा है जो कपड़े को पानी नहीं सोखने देता, यही क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिक फिनिश कहलाता है। अब क्या देखते हैं, डायमेंशन स्टेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, डायमेंशन स्टेबिलिटी ये क्या होता है, तो ये क्या होता है कि एक प्रक्रिया जिसमें कपड़े को धोने पर या बाद में आकार में कोई परिवर्तन ना आए। तो डायमेंशन स्टेबिलिटी कि ये कपड़े पर किया जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि जैसे कपड़े को आप देखते होंगे, कपड़े को धुल दीजिए तो वो कपड़े सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं ना। तो कपड़े जो छोटे हो जाते हैं तो उसी लिए ये किया जाता है कि जिससे कपड़े को धोने पर कोई उस पर उसके आकार में परिवर्तन ना आए, तो उसके लिए डायमेंशन स्टेबिलिटी किया जाता है। ये प्रक्रिया किस पर, ये प्रक्रिया करने से, ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रक्रिया करने से कपड़े को धोने पर या कपड़े को धोने पर या बाद में, कपड़े को धोने पर या बाद में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही क्या कहलाता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी कहलाता है ना। कि आप देखते होंगे कपड़े को जब धुल दिया जाता है तो वो कपड़े सिकुड़ जाते हैं या छोटे हो जाते हैं ना, क्यों, जो अगर उस पर डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसीलिए किया जाता है कपड़े को धुलने पर उसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि चिंट्स फिनिश, तो चिंट्स फिनिश क्या है, फिनिश
अब ये क्या होता है, यह जो होता है कपड़े को चमकदार बनाती है और ये किस पर की जाती है, कॉटन पर की जाती है। यह परिसज्जा कॉटन पर होती है, कॉटन पर होती है। कपड़े को क्या बनाती है, चमकदार बनाती है। तो यही क्या कहलाता है, चिंट्स फिनिश कहलाता है। अब एंटी पिल फिनिश, तो एंटी पिल फिनिश क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। यह एंटी पिल जो होता है ना, ये किस पर की जाती है, ये वूल पर की जाती है। ये किस पर की जाती है, वूल पर की जाती है। अब देखिए ये पिल होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। एंटी पिल फिनिश क्या होता है, जो पिल होते हैं ना, कभी आप देखते होंगे तो अभी आप जब वूल के कपड़े पहनिए तो आप देखते होंगे कि उस पर क्या होता है कि मतलब छोटे छोटे रोए जो होते हैं ना, उनके गांठ बन जाते हैं, वही क्या कहलाता है, पिल कहलाता है। जो छोटे छोटे रोए के गांठ बन जाते हैं वही पिल कहलाते हैं। और जब एंटी पिल फिनिश ये इस प्रकार का परिसज्जा या इस प्रकार की किया जाता है, तो जो वूलन कपड़े होते हैं ना, उस पर जब ये जो पिल बन जाते हैं तो वही नहीं बनते, वह उसी को समाप्त करना, ये क्या कहलाता है, एंटी पिल फिनिश। यानी वूल पर ये किस पर की जाती है, एंटी पिल फिनिश, ये वूल पर की जाती है। पिल होता क्या है, कपड़े पर जो कपड़े पर जो होते हैं, जो छोटे छोटे रोए के गांठ बन जाते हैं, उन्हीं को समाप्त करना। तो अब इसको देखते हैं कि इस प्रकार की फिनिश करने से गांठ, कपड़ों पर रोए के गांठ नहीं बनते हैं। इस प्रकार की फिनिश करने से कपड़ों पर रोए के गांठ नहीं बनते हैं। यही क्या कहलाता है, रोए के गांठ या रेशों के जो रेशे होते हैं, उनके गांठ जो होते हैं वह नहीं बनते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो पिल का अर्थ होता है रेशों के गांठ। तो आप समझे होंगे डायमेंशन स्टेबिलिटी क्या होता है। स्टेबिलिटी की एक प्रक्रिया, कपड़े को धोने के बाद उसके आकार में कोई परिवर्तन ना आए। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो कपड़े को पानी नहीं सोखने देता है। अब बात करते हैं चिंट्स फिनिश। तो एंटी पिल फिनिश क्या होती है कि ये किस पर की जाती है, वूल पर, मतलब जो ऊन होते हैं ना, ऊन से जो मतलब अब जो वूल पर की जाती है। और उसमें क्या होता है, ये पिल जो होते हैं ना, तो जो ऊन के जो रेशे होते हैं, जो रोए होते हैं, वही इकट्ठा होकर क्या बन जाते हैं, गांठ की तरह से बन जाते हैं। तो उसी के लिए क्या किया जाता है, वही ना बने, उसके लिए एंटी पिल फिनिश की जाती है। तो हमने हाइड्रोफोबिक फिनिश, डायमेंशनल स्टेबिलिटी और चिंट्स फिनिश और एंटी पिल फिनिश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग। अब ये टेफ्लॉन कोटिंग क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, कपड़े पर ना टेफ्लॉन की क्या की जाती है, मतलब उसको कोट कर दिया जाता है, यानी उसकी कोटिंग की जाती है। तो जिससे क्या होगा कि इसको कर देने से पानी जो होता है वह अंदर नहीं जाता है। कपड़े जब आप कपड़े पर पानी डालेंगे ना, तो कपड़े जो होते हैं उसके अंदर पानी का प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसके लिए यानी पानी के प्रवेश से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े पर टेफ्लॉन की कोटिंग कर देते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसका, टेफ्लॉन कोटिंग क्या होता है। टेफ्लॉन कोटिंग, तो टेफ्लॉन कोटिंग क्या होती है कि कपड़े पर टेफ्लॉन की एक कोट लगा दी जाती है। कपड़े पर टेफ्लॉन की कोट लगा दी जाती है, तो कपड़े पर टेफ्लॉन की कोट लगा दी जाती है। इससे क्या किया जाता है कि इससे पानी जो होता है वो अंदर नहीं जाता है। इससे पानी अंदर नहीं जाता है। यही क्या हो गया,
टेफ्लॉन कोटिंग हो गई। अब बात करते हैं किससे, पानी अंदर नहीं जाता है और कपड़े को जो होते हैं दाग और प्रतिरोध से बचाता है। दाग और किससे, प्रतिरोध से बचाता है। यही क्या कहलाता है, यही जो है टेफ्लॉन कोटिंग कहलाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, पीलिंग रेजिस्टेंस, पीलिंग रेजिस्टेंट। पीलिंग रेसिस्टेंस ये क्या होता है, ये भी वही चीज़ें हैं कि ये कपड़े को जो होते हैं रेशों के छोटे छोटे गांठ नहीं बनने देते हैं। कपड़ों पर रेशों के छोटे छोटे गांठ नहीं बनने देते हैं। तो कपड़ों पर छोटे छोटे रेशों के छोटे छोटे गांठ जो होते हैं वह नहीं पड़ेंगे, इसकी वजह से, किसके, पीलिंग रेसिस्टेंस की वजह से। अब आगे क्या देखते हैं कि स्कॉट गार्ड ट्रीटमेंट। अब ये क्या होता है कि एक दाग और पानी प्रतिरोधी उपचार जो कपड़े पर लागू किया जाता है, मतलब इसको करने से कपड़े पर दाग नहीं लगेंगे। इस प्रकार की परिचर्या करने से कपड़ों पर क्या, दाग नहीं लगेंगे। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि और क्या, पानी नहीं फैलता और पानी नहीं प्रवेश करता, ये भी आप कह सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर इस प्रकार का ट्रीटमेंट करने से क्या होगा, कपड़े पर दाग, मतलब कपड़े को दाग और पानी के प्रवेश से बचाने के लिए क्या, इस गार्ड क्या होता है कि इस प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि क्रिकलिंग। क्रिंकलिंग क्या होता है, क्रिंकलिंग ये क्या होता है कि इससे क्या होता है, एक परिष्करण प्रक्रिया जो कपड़े को जानबूझकर झुर्रीदार और क्रिक्ड रूप दे देती है। परिष्करण प्रक्रिया जो कपड़े को क्या, जानबूझकर और क्रिक्ड रूप देती है ना। तो आप इसको देखते होंगे, कुछ कपड़े पर क्या होता है, इस पर तो नहीं है लेकिन, और मेरे सामने है भी नहीं, लेकिन हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कपड़े पर क्या होता है कि वो जानबूझकर उसको देखिए, या तो देखिए छोटे छोटे ना, इस तरीके से ऐसे 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 से, ये कपड़े पर ऐसे से होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, ये चिंगुड़े 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 टाइप के इस तरीके से होते हैं, ये पूरे भरे होते हैं। तो ये इस तरीके से बने होते हैं कपड़े, या तो मतलब चाहे ये इस प्रकार के छोटे छोटे से दिए रहेंगे, चाहे ये इस प्रकार के दिए रहेंगे ना। तो एक तरीके से मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक परिष्करण प्रक्रिया जो कपड़े को क्या कहता है, जानबूझकर उसे इस प्रकार से सिकुड़ा हुआ रूप उसको जानबूझकर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, क्रिंकलिंग कहलाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि बर्नआउट।
अब हम लोग क्या देखेंगे कि बर्नआउट। तो बर्नआउट क्या होता है इसको देखते हैं। ये एक तकनीक है जिसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके कपड़े से क्या किया जाता है, कपड़े से कुछ तंतुओं को हटा दिया जाता है। तो ये एक प्रकार की क्या है, एक तकनीकी है, एक तकनीकी है जो क्या किया जाता है, जो जिसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके, जिसमें रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके क्या किया जाता है, रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके कपड़े से कुछ तंतुओं को, कपड़े से कुछ तंतुओं को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है ताकि एक क्या है, एक डिज़ाइन या एक पैटर्न जो है वो बनाया जा सके, ताकि एक डिज़ाइन बनाया जा सके। अब हम इसको समझते हैं। देखिए ये बर्न आउट क्या होता है कि ये जो है जैसे कि जिस पे रोए बहुत ज़्यादा होते हैं ना, आप उसको समझ लीजिए कि उस पे कपड़े पर किया आता है, और जब बहुत ज़्यादा रोए रहते हैं तो क्या किया जाता है कि उसके लिए किसी रासायनिक पदार्थों का मतलब किसी रासायनिक पदार्थों को छिड़क कर उसको क्या कहता है, रोए को जला दिया जाता है ना। तो जैसे जैसे जिस आकार में जो डिज़ाइन बनानी है या जो जिस प्रकार का पैटर्न बनाना है वहीं पर क्या किया जाता है, उस रोए को जला दिया जाता है। तो जिससे क्या होता है कि एक प्रकार का वो डिज़ाइन बन जाता है, वहाँ के रोए जल जाएंगे और सारे जगह के रोए जो होते हैं वो उभरे होते हैं। तो ये किसकी विधि से किया जाता है, ये बर्न आउट की विधि से। तो आप लोग समझे होंगे कि हमारा कहने का मतलब है कि जैसे कोई कपड़ा है ना, कोई कपड़ा है, अब उस पर खूब ढेर सारे रोए हैं, अब जैसे कि पूरा ये उभरा हुआ है, और आप ये देखिए इस पे है ना, तो ये जो देखिए ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, तो जैसे इसको आप मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से जला दिया गया है, जो भी डिज़ाइन बनी है यहाँ पर ना, और सारे रोए ये सेम हैं। तो सेम उसी तरीके से क्या करते हैं कि ताकि एक डिज़ाइन जो है वो बनाया जा सके और जगह जगह के रोए को क्या किया जा सके कि जला दिया जाए। तो यही क्या कहलाता है, यही बर्न आउट पैटर्न द्वारा इसको बनाया जाता है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, ये बर्न आउट हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं हीट एक्टिवेटेड फिनिश। हीट एक्टिवेटेड फिनिश। ये क्या होता है, एक परिष्करण जो गर्मी के संपर्क में आकर सक्रिय हो जाती है। एक परिष्करण जो गर्मी के संपर्क में आकर क्या होती है कि सक्रिय हो जाती है। गर्मी के क्या होता है, एक परिष्करण जो गर्मी के संपर्क में आकर क्या होती है कि सक्रिय हो जाती है ना, सक्रिय हो जाती है या सेट हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है, कपड़ों को आकार देने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये अक्सर कपड़ों को आकार देने के लिए किया जाता है। यही क्या कहलाता है, हीट एक्टिवेटेड फिनिश। अब आगे क्या देखते हैं, एक्रेलिक कोटिंग। एक्रेलिक कोटिंग
अब ये एक्रिलिक कोटिंग क्या होता है, यह भी क्या होता है, एक परिष्करण जो कपड़े पर एक सुरक्षा परत जो होती है प्रदान की जाती है ना। ये कपड़े पर जो एक्रिलिक की क्या होती है, कोट लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से एक उसको कपड़े को क्या किया जाता है कि सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो ये एक क्या होती है कि एक परिष्करण जो क्या कपड़े पर एक सुरक्षा परत प्रदान करती है और क्या जल प्रतिरोध और अस्थायित्व को बढ़ाती है। यही क्या कहलाती है, एक्रिलिक कोटिंग कहलाती है। अब आगे हम लोगों ने एक्रिलिक कोटिंग पढ़ा, अब हम लोग देखते हैं क्रस्ट फिनिश। क्रस्ट फिनिश, अब ये क्रस्ट फिनिश क्या होती है, ये फिनिशिंग जो होती है जो कपड़े पर क्रश या जो कपड़े पर क्रश या झुर्रीदार प्रभाव देते हैं, झुर्रीदार प्रभाव जो कपड़े पर क्या होते हैं, क्रश या झुर्रीदार प्रभाव देते हैं, जिसमें इसे एक बनावट वाला रूप मिलता है, जिसमें इसे एक बनावट वाला रूप मिलता है। तो ये भी क्या है कि क्रस्ट फिनिश है कि कपड़े पर ये एक झुर्रीदार वाला लुक देता है और कपड़े पर क्रश या झुर्रीदार प्रभाव देते हैं, जिसमें इसे एक बनावट वाला क्या होता है, रूप मिलता है। तो ये क्या हो गया, क्रस्ट फिनिश हो गया। अब पॉलीयूरेथेन कोटिंग, इसको देखते हैं। पॉलीयूरेथेन कोटिंग। अब ये पॉलीयूरेथेन कोटिंग क्या हो गई, ये जो होती है पॉलीयूरेथेन, ये कपड़े को टिकाऊ और वाटरप्रूफ बनाती है। यह कपड़े को टिकाऊ और वाटरप्रूफ बनाती है। तो ये क्या हो गया, पॉलीयूरेथेन कोटिंग। अब आगे देखते हैं सिलिकॉन कोटिंग। सिलिकॉन कोटिंग, तो सिलिकॉन कोटिंग क्या हो गई कि कपड़े पर सिलिकॉन की कोटिंग लगाई जाती है, जो कपड़े को के जल प्रतिरोध और अस्थायित्व को क्या करता है कि बढ़ाता है। किसका, कि कपड़े पर सिलिकॉन की कोट लगा दी जाती है, जो कपड़े पर क्या करता है कि जो कपड़े को जल प्रतिरोध को बढ़ाता है, ये क्या हो गया, सिलिकॉन कोटिंग हो गई। अब क्या देखते हैं, एंटी बैक्टीरियल
फिनिश, एंटी फिनिश, एंटी बैक्टीरियल फिनिश। ये क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की वृद्धि ये करने से या तो बैक्टीरिया की वृद्धि हो नहीं पाती है, या क्या होता है कि उन्हें बैक्टीरिया की वृद्धि से मतलब या उनके मतलब जो बैक्टीरिया हुए रहते हैं उनको ख़त्म करते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकते हैं, वृद्धि को रोकते हैं। अब देखते हैं गोर-टेक्स फिनिश। तो गोर-टेक्स फिनिश क्या होता है कि ये कपड़े पर की जाती है और जो जल प्रतिरोधी और श्वासारोपण गुण प्रदान करती है। यह जल प्रतिरोध और श्वासारोपण गुण प्रदान करती है, यही क्या कहलाता है, गोर-टेक्स फिनिश। अब देखते हैं क्या, टेक्टाइल फिनिश। टेक्टाइल फिनिश क्या होता है कि एक ऐसा फिनिश जो टेक्टाइल तंतुओं से बने कपड़ों पर, मतलब ये फिनिश किस पर किया जाता है, जो टेक्टाइल तंतु से बने कपड़े होते हैं उन पर किया जाता है। यह फिनिश टेक्टाइल तंतुओं से बने कपड़े पर की जाती है ताकि इसकी मुलायमता और अस्थायित्व को बढ़ाया जा सके, ताकि इसकी मुलायमता और अस्थायित्व को बढ़ाया जा सके। ये क्या हो गया, ये टेक्टाइल फिनिश हो गए ना। तो टेक्टाइल क्या है, एक प्रकार का तंतु है ना, एक प्रकार का तंतु है। टेक्टाइल तंतुओं से बने कपड़ों पर ये टेक्टाइल फिनिश की जाती है जिससे उसकी मुलायमता और अस्थायित्व को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब देखते हैं वैक्स कोटिंग। वैक्स कोटिंग, तो देखिए वैक्स कोटिंग क्या होता है, ये कपड़े पर, ये ऐसी फिनिशिंग है जिसमें क्या कपड़े पर क्या किया जाता है कि मोम लगा दिया जाता है। मोम क्या है, मोम वैक्स है, कपड़े पर मोम लगा दी जाती है। यह या इस फिनिशिंग में इसमें कपड़े पर क्या की जाती है, मोम लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है, जब मोम लगा दिया जाएगा तो जिससे कपड़ा जो होता है वो वाटर प्रूफ हो जाता है, जिससे कपड़ा वाटर प्रूफ हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये वैक्स कोटिंग हो गई। इसमें कपड़े पर मोम लगा दी जाती है और कपड़ा जो होता है वो वाटरप्रूफ हो जाता है। तो देखिए आज की क्लास जो ये पॉइंट मतलब हम लोग जो बहुत ही क्या है कि ये नेट के पर्पज़ से आप देखिए टीजीटी में और जो भी होम साइंस में जो भी आप होम साइंस से जुड़े एग्ज़ाम देंगे उन सब में क्या है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। ये जितने टॉप जो पॉइंट वाइज थे हम लोगों ने पढ़ा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग हमेशा माइंड में देखिए कि तो ये क्या है कि आपको ज़रूर मतलब इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो इसीलिए इन सबको आप 2-3 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पर हम एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे कि जो हम लोग मतलब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे ना। तो ये आज की क्लास
यही तक थी। अब मिलते हैं क्या है टेक्सटाइल की जो और भी क्लास हैं उस क्लास को हम लोग देखेंगे। तो ये जो है ये इतना कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे, समय जो है पेपर जो है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो आप लोग भी मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और क्या सबसे ज़्यादा है क्या स्वस्थ रहिए। थैंक यू।